जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है और पीएम पहली बार गठबंधन सरकार की बागडोर संभालने जा रहे हैं, तो उनकी राह में कई चुनौतियां भी आ सकती हैं। लेकिन शुक्रवार को एनडीए गठबंधन के दो अहम सहयोगियों ने जो बयान दिए थे उससे सारी अटकलें दरकिनार हो गई हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने कहा कि वो सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। पीएम के साथ दोनों नेताओं के बयान भी दिखाएंगे, लेकिन इससे सवाल हमारा ये उठता है कि क्या एनडीए 3.0 सरकार में विकास की कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। We stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Shri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. We had all resources, but recently we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मुकाबला में आज का सवाल है, और वो मैं फिर से प्रोड्यूसर को बोलूंगी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे रखें। मोदी 3.0 आशंका बनाम उम्मीदें। स्टूडियो में यहां पर मौजूद है सिद्धार्थ यादव, भाजपा के प्रवक्ता हैं, नीरज मिश्रा, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस, सत्य प्रकाश जदयू के लीडर हैं, अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और अमन चुग इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट हैं। पहले मैं एक्सपर्ट्स के पास आऊंगी और समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि शायद रोड मैप की जहां तक बात की जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री का जो सेंट्रल हॉल में बयान था वो कंटिन्यूटी को एम्फेसाइज करता है कि जो फॉरेन पॉलिसी का रोड मैप प्रधानमंत्री ने 10 साल में बनाया और आगे बढ़ाने का उन्होंने पूरा रोड मैप दिखाया है, तो वही कंटिन्यू होगा। कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से कुछ रुकावट नहीं होगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, फॉरेन पॉलिसी में जो है कोएलिशन पार्टनर का कोई रोल नहीं है। उनको तो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी से ज्यादा कंसर्न है वो। फॉरेन पॉलिसी में जब बस एक जगह मैं देख रहा हूं कि हो सकता है मिडिल ईस्ट पॉलिसी में कहीं ना कहीं जो है ये चंद्रबाबू नायडू का, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा वहां के लोग काम करते हैं, एक स्टेबिलिटी है, वहां पे थोड़ी सी बदलाव आ सकती है गवर्नमेंट में। जैसे ये गवर्नमेंट जो है यूनाइटेड नेशन में पैलेस्टाइन का सपोर्ट कर रही है और अपने बायलैटरल रिलेशन में यूएस और इजराइल को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है चंद्रबाबू नायडू जो है और साउथ के स्टेट के जो गवर्नमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट से चाहेंगे कि वही पुराना रिलेशन रहे, ताकि इनकी इकोनॉमी वहां से बहुत ही क्लोजली जुड़ी हुई है। अदरवाइज जो है अमेरिका का रिलेशन बढ़ता जाएगा हमसे, इंडो पैसिफिक पे हमारा रिलेशन और प्रगाढ़ होगा। नेबरिंग में हमारा अभी जो 2-3 लोग जो है शेख हसीना और
मालदीव के जो लोग आ रहे हैं उससे ये मालूम हो रहा है नेबर फर्स्ट पॉलिसी को फिर से ज्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा। बीच में हमने छोड़ दिया था। और चाइना के स्टैंड पे आप किस तरह से देखते हैं? जो 24 घंटे में प्रधानमंत्री ने जिस तरह का जवाब दिया है, तो वो भी क्लियर है कि ये जो हिंदुस्तान का स्टैंड रहा है उसमें भी कोई बदलाव नहीं जा रहा। नहीं, उससे बदलाव नहीं है, बदलने नहीं जा रहा। अमन चुग जी, अब आप हमारे अब इकोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिसी फ्रंट पर भी बहुत इंडिकेशन साफ तौर पे ये दिख रहे हैं कि जो सीसीएस है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बात होती है, उसके जो 4 रायसीना हिल्स पोर्टफोलियोज हैं वो भाजपा के पास रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियोज भी भाजपा के पास रहेंगे। जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी आपको साफ तौर पे दिख रही है? नमस्कार है जी, जय हिंद है। बिल्कुल पूरी कंटिन्यूटी दिखती है। अगर हम वैसे इसको पहले ग्लोबल से हिंदुस्तान की तरफ आते हैं, ग्लोबली मेरे को ग्लोबलाइजेशन से स्लोबलाइजेशन दिखता है, क्योंकि वर्ल्ड के जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वहां पे काफी स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमी, रिसेशनरी फेजेस दिखता है, जिसके कारण वहां के जो हेज फंड्स हैं या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फंड्स हैं, वो सब हिंदुस्तान की तरफ अब प्रवेश करेंगे, एंड इनफैक्ट ऑलरेडी भी कर रहे थे, क्योंकि वहां पे अब उनके वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, तो वो जो फॉरेन फंड्स हिंदुस्तान में आएगा, प्लस हमारे इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो ऑलरेडी डबल इन्होंने करके दिखाया पिछले 10 सालों में। उसका रिजल्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिजल्ट कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी में अब हमें दिखेगा, और इसलिए मेरे को लगता है कि अगले 1 साल में हम दोबारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का खिताब वापस लेंगे। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्होंने अपने पास अपने कंट्रोल में 1 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का खिताब वापस लेंगे, वो खिताब तो अभी भी हिंदुस्तान के साथ है। बराबर, मैं कह रहा हूं कंटिन्यूटी रखेंगे, यानी कि जहां वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन रहेगा, हमारा अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। अमिताभ जी, कंसेंसस और कंटिन्यूटी, ये 2 बज़वर्ड हैं जो कंसेंसस पर प्रधानमंत्री ने खुद एम्फसाइज किया और एनडीए का नया डेफिनेशन भी दिया है। जी, एनडीए का नया डेफिनेशन भी दिया है। जरूर ये जो मैंडेट है ये बैलेंस ऑफ पावर का मैंडेट है, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का मैंडेट। अब स्टेबिलिटी कैसे आती है इस अलायंस में? क्योंकि 80% सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है। ऐसा अलायंस पहले हमने सीधा देखा था 1991 में, जब कांग्रेस पार्टी के पास 244 एमपीज थे, और उन 5 सालों में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है वहीं पे शुरुआत हुई थी। तो क्यों? क्योंकि एक डोमिनेंट पार्टनर था। 1999 और 2004-09 में कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के पास हमेशा 80 या 100 सीटें कम थी मेजॉरिटी से, इसलिए कंसेंसस के ऊपर ज्यादा अप्रोच था और डिपेंडेंस ज्यादा थी। हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई कंसेंसस रहेगा, आइडियोलॉजिकल इश्यूज, यूसीसी, वन नेशन वन पोल पे कंसेंसस बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू खुद एक बहुत प्रो रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, आईटी रेवोल्यूशन क्लेम करते हो कि मैं हैदराबाद और इसके अलावा जो ये 2 मुख्यमंत्री हैं और अपने अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये दोनों का इंप्रेशन भी रहा है गवर्नेंस मॉडल के बेसिस पर। जैसे नीतीश कुमार की गवर्नेंस मॉडल की चर्चा होती है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, उसी तरह से आंध्रा के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा चंद्रबाबू नायडू की बात की जाती है कि पहले हिंदुस्तान के वो सीईओ, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जी, तो दोनों सीएम रहे हैं काफी लंबा और दोनों का अच्छा गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार जरूर मुझे लगता है कि इस अलायंस में सोशल जस्टिस का भी एक तड़का लेके आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर, क्योंकि भाजपा भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में उतना उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो ये एंगल भी वापस आता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ विथ वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, ये एक की प्लैंक हो सकता है आगे जाके इस सरकार का। तो डाउट कहां हो रहा है नीरज मिश्रा जी? डाउट मारिया जी यहाँ हो रहा है कि पिछले 10 साल में हमने देखा कि किस तरीके से ऐसे अध्यादेश लाकर देश को ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जैसे वो फार्म लॉज, जिसपे बाद में पीछे हटना पड़ा, वो अध्यादेश से आया, फिर आपने उसको बुलडोज कर दिया संसद में। ऐसे ही जब आप आईपीसी बनाने लगे तो देश के गरीब ड्राइवर्स के बारे में आपने नहीं सोचा, जब उन्होंने विरोध किया तो आपको बाहर आकर कहना पड़ा। तो पिछले 10 साल के अंदर क्योंकि एक ब्रूट मेजॉरिटी थी इनके पास, इन्होंने अपने आइडियाज को सीधा आपके ऊपर थोप दिया। आज क्योंकि वो आइडिया ऑफ कोलिजन वापस आया, जो देश का आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया इज आइडिया ऑफ कोलिजन, तो अब जब वो कोलिजन का आइडिया वापसी आ गया है तो हमें लगता है कि सबके साथ बात कर कर, सबको साथ लेकर, दिस इज कोलिशन। और उसके अंदर हम लोग ये मानते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी 1/3 की जो सरकार आ रही है, एनडीए की जो नई सरकार है,
उसके अंदर ये 1/3 कैसे हो गया? देखिए ना, 2 घटक दलों के साथ इनकी सरकार चल रही है, जिन्होंने अभी सरकार बनने से पहले इनके सामने सवाल रख दिए हैं। अब वो जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी की बात थी, अब अग्निवीर के ऊपर बताएंगे कि वो पॉलिसी कैसे कंटिन्यू होगी। यही सवाल है सत्यप्रकाश जी, जेडीयू कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही है? कहाँ कोई जो कंफ्यूजन जो है वो तो आपके अपने नेता कर रहे हैं। जिस तरह का बयान आ रहा है केसी त्यागी जी का, खास करके बार बार बोल रहे हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री मिलना चाहिए, फिर आता है कि अग्निवीर पे डिस्कशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा। तो इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सैद्धांतिक रूप में जनता दल यूनाइटेड सहमत है, लेकिन उसने ये कहा है कि आप सभी घटकों से, इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे एक व्यापक चर्चा करिए, सबसे बात करिए, सैद्धांतिक रूप में हम इसमें सहमत हैं। अग्निवीर को लेकर के चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में जब ये योजना लागू हुई तो काफी तूफान मचा। उस समय भी हमने कहा कि इस पॉलिसी को एक बार रिव्यू करना चाहिए, और अभी भी वो स्टैंड है, एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस पॉलिसी को रिव्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझना चाहिए कि क्या युवाओं में इससे हताशा बहुत ज्यादा है, क्या ये पॉलिसी भारत में आगे बहुत अच्छा काम कर पाएगी, या इसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसमें सुधार की गुंजाइश किसी भी नीति में होनी चाहिए। अब ये रेल और इस सब चीज को लेकर इतना, चूंकि रेल मंत्रालय बहुत पहले नीतीश कुमार जी ही रेल मंत्री थे जब वाजपेयी की सरकार में, तो ऐसे कोई शर्त नहीं है, वो जो मंत्रालय मिलेगा उसका स्वागत है, इसलिए संशय की स्थिति नहीं है। जहां तक इन्होंने सवाल उठाया कि सामाजिक न्याय का पुट इसमें आएगा, मैं पहले भी देख रहा हूं कि पिछली जो मोदी जी की सरकार थी उसमें भी सामाजिक न्याय का पुट था। अगर शौचालय बनाया गया तो वो सामाजिक न्याय का हिस्सा है। इस तरह के तमाम कार्यक्रम हैं, अगर किसानों को उनको पैसा दिया गया, या जनधन खाता भी एक सामाजिक न्याय का हिस्सा है। बिना सामाजिक न्याय के विकास के साथ सबका साथ और सबका विकास की जो संकल्पना है वो बहुत सफल नहीं होती दिखती, क्योंकि देश अलग अलग आर्थिक स्थितियों में बटा हुआ है। कोई बहुत नीचे है पायदान पर खड़ा आर्थिक इसमें, और कोई बहुत ऊंचा है। उस दूरी को मिटाने के लिए सामाजिक न्याय की ही पॉलिसी लागू करनी होगी। आपका कहना है कि सामाजिक न्याय आपका सबसे अहम प्लैंक होगा। सिद्धार्थ यादव, उम्मीद या आशंका, या थोड़ा सा या प्रधानमंत्री ने अच्छा इंडिकेट कर दिया क्लियरली कि पॉजिटिव ही रहेगा सब चीज, साथ मिलीजुली सरकार चलाएंगे अच्छे से? पॉजिटिव तो रहना ही है मारिया जी, ना रहने का कोई कारण नहीं है। देश की गठबंधन सरकारों के इतिहास में सबसे स्टेबल गठबंधन की सरकार ये होने जा रही है, और उसका कारण है, मैं नहीं बोलता, डेटा बोलता है। किसी भी गठबंधन की सरकार में कभी किसी एक सिंगल पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट कभी किसी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं, उन्होंने बताया 244 पे थी कांग्रेस नरसिम्हा राव, ठीक है, हम मान लेते हैं, और वो भी एक स्टेबल सरकारों में उनको माना जाएगा। और हम 240 के साथ बैठे हैं, और ये उस स्थिति में बैठे हैं जब पूरा विपक्ष ने अपने पूरे झूठ और प्रोपेगेंडा को इकट्ठा करके 21 से ऊपर पार्टियां एक साथ आई, और हमारे 10 साल के मैंडेट को, एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने उसके बारे में झूठ फैलाने की कोशिश करी। उसके बावजूद आफ्टर 1962 थर्ड टाइम एक सरकार को, एक प्रधानमंत्री को पुनः इस देश में अपनी सेवा करने का अवसर दिया जा रहा है। इसलिए इसमें कोई डाउट की कोई बात नहीं है। पर अगर कोलिशन गवर्नमेंट्स पे वो बात कर रहे थे, पर कांग्रेस का चूंकि एक एक्सपीरियंस कोलिशन गवर्नमेंट्स के साथ कोलिजन का ही रहा है, और कोलिजन गवर्नमेंट माने मजबूरी की सरकार है, पर यह मजबूती की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 10 साल जैसे एनडीए के घटक दलों को साथ लेकर के, और मैं एक बात और बता दूं मारिया जी, बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों होगा। ये पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, दिस इज अ प्री पोल अलायंस गवर्नमेंट। ये सभी घटक दल हमारे साथ सरकारों में थे, ये सभी घटक दल हमारे साथ चुनावों में गए, हम एज एनडीए लोगों के बीच में गए, और 2 विकल्पों के बीच में हमने देश की जनता से उनका समर्थन मांगा, हमने उनका मैंडेट मांगा, और देश की जनता ने गरीब कल्याण की योजनाओं को मोहर लगाते हुए बोला कि देश के प्रधानमंत्री फिर से जाएं। ठीक है, नंबर कुछ कम हुआ, पर देश में आज वो कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठा रही है जो 14 स्थानों, देश के 14 स्टेट्स और यूटीज में 0 पे है, डक पे, जो 3 चुनावों में नहीं, लेकिन जो आप बार बार बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत, तो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि देश की जनता ने आपको बता दिया है कि ऑपोजिशन, अगर सिद्धार्थ, एक बात ये साफ है कि 2024 का मैंडेट ऑपोजिशन बनाने का मैंडेट है। जहां तक आपको सरकार में रखने का मैंडेट है, तो ऑपोजिशन को भी मजबूत करने का मैंडेट है। अब आपने बोला है तो 10 सेकंड देना। हम अगर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, हम हमेशा कांग्रेस की विचारधारा की मुक्त भारत की बात करते हैं, और अगर वैसी विचारधारा कांग्रेस की है वो हमेशा ही कही जा रही है। अब कांग्रेस की विचारधारा नहीं बदलेगी तो मुक्ति तो लेनी पड़ेगी। मुक्त भारत की तो बात कर नहीं पाएंगे। आज भी 240 में से लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो कहीं हमारी विचारधारा से ही निकले थे और इनके साथ चले गए, लेकिन पूत के पांव तो पालने में दिखते हैं। इन्होंने माना कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इन्होंने कहा कि अग्निवीर पर रीथिंक करेंगे,
टीडीपी के साथी होते तो शायद यूसीसी पर भी बोलते, वो मुस्लिम आरक्षण पर भी बोल देते, जो उनके मैनिफेस्टो का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज जब सरकार बनी नहीं है, इस तरीके की बातें आपके सामने हैं, तो सरकार चलने दीजिए, पहला बजट पेश हो जाने दीजिए। स्पेशल स्टेटस इनको भी चाहिए, आंध्रा को भी चाहिए, दीजिए आप स्पेशल स्टेटस। पहला बजट जब हो जाएगा आपको इस सरकार की स्थिति पता चल जाएगी। 6-8 महीने की बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। जून में आ जाएगा, देखिए जुलाई में जब ये फुल बजट, क्या वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट पहले वाला होता है, तो ये बजट ये बजट आएगा, लेकिन फुल फ्लेजेड बजट जो है वो आपको जब फरवरी के महीने में मिलेगा तो आपको स्थिति स्पष्ट दिखेगी। आप 1,20,000 करोड़ जो आंध्र प्रदेश का आज तक बाकी है बाइफरकेशन के बाद से, आप वो कैसे देंगे उस पर बताइए। और नीतीश जी तो स्पेशल स्टेटस पिछले कई सालों से मांग रहे हैं, तो बताइए उस पर स्थिति क्लियर करिए कि ये सरकार कैसे स्पेशल स्टेटस। तो बेसिकली ये इंडिकेशन है कि स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज का जो डिमांड रहा है चंद्रबाबू नायडू जी का और नीतीश कुमार का, वो आप रेट करेंगे, फिर से बोलेंगे कि वो होना चाहिए, क्योंकि आप मजबूत स्थिति में हैं। हमने जब भी इस स्पेशल स्टेटस के डिमांड को मारिया जी रखा है, पूरी तरह से ड्राफ्ट को प्रिपेयर करके 16 फाइनेंस कमीशन के भी सामने रखा। भाजपा की ही सरकार थी। हठ धर्मिता, असहमति और सहमति में अंतर होता है। हम लोग गठबंधन में हैं तो हठ धर्मिता में नहीं है, रास्ते निकालने के प्रयासों में है। और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा। आप समझिए, पिछली सरकार में भी जब ट्रिपल तलाक का बिल पास हो रहा था तो हम संसद से वॉकआउट किए थे। हमने कहा हमारी असहमति है और इतनी भर है कि आप इसके सभी घटक दलों से, इसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उससे चर्चा करिए, फिर इसको लेकर के आइए। तो आप पिछली सरकार को हम समर्थन देते रहे, इस सरकार में शामिल हैं, तो जो भी रास्ते लोकतांत्रिक पद्धति में सहमति और असहमति में निकलेंगे, उसमें बिहार का स्पेशल स्टेटस, चूंकि बिहार झारखंड बंटने के बाद सारे संसाधन चले गए झारखंड के पास, बिहार को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो उस बात को भारतीय जनता पार्टी सरकार जरूर समझेगी। ऐसा ये क्यों समझ रहे नीरज जी कि उस बात को वो समझेगी नहीं? यदि हमने यूसीसी नहीं, क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यूटी की जो बात आप कर रहे हैं, तो सिर्फ हिली स्टेट्स को, नई या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को आप स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, तो आपको पॉलिसी चेंज होगी। इसका मतलब पॉलिसियों को ला करके यदि राज्यों के, मोदी जी तो राज्यों के विकास और उसको अत्यधिक संसाधन देने के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी नहीं हमेशा कहा कि नहीं, हम अत्यधिक संसाधन देंगे और राज्यों का विकास करेंगे ताकि वो स्वतंत्र रूप में विकसित हो पाए। हर राज्य का यूनिट जब विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा। तो इस बात को अगर आप समझने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, ज्यादा ताक झांक मत करिए इस गठबंधन में। ये गठबंधन मजबूत है और अपनी नीतियों पर सफल साबित होगा। देखिए, हमारे चाचा जी क्योंकि इस गठबंधन में है तो हम लोग इसलिए नहीं ज्यादा कुछ कहेंगे, क्योंकि चाचा जी कब हमारी तरफ आ जाएं वो शायद आपको भी ना पता चले। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस एक बात रहिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है पूरी कांग्रेस पार्टी से, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला को दीवाना नहीं होना चाहिए। हमारा गठबंधन, हम वहां पर सरकारों में, हमारी बिहार में बात सही है, बिहार में भी एनडीए की सरकार। आप कोशिश कर रहे थे, नीतीश कुमार ने तो कल मंच से बोल दिया कि वो इधर उधर नहीं जा रहे हैं। मारिया जी, आपका बड़ा लंबा जर्नलिस्टिक करियर रहा है, उन्होंने कितनी बार मंच से क्या कहा है उस पर हम लोग नहीं जाते। और जो ये प्री पोल अलायंस की बात भी कर रहे थे, महाराष्ट्र का एग्जांपल सबके सामने है। महाराष्ट्र में प्री पोल अलायंस में जिसके साथ थे, आज वो हमारे साथ है और हमने सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। मैं आपको अवसर दिया बीच में, अब 10 सेकंड सुनिएगा। बिहार में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, हम लोग साथ में हैं। आंध्रा में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, हम चुनावों में गए, साथ में आए। जो वहां के मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं, वो और किसी और पार्टी के नहीं है। हम कुछ अपना सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, पर उस दल के साथ जो 24 प्रांतों में भाजपा से पीछे हो, जो 14 जगहों पर 0 जिसको मिला हो, जो तीसरी बार 99 लेकर आई हो, 100 का मार्क नहीं पार कर पा रही, और कंसेंसस पे रखते हैं। कंसेंसस और कंटिन्यूटी, गवर्नेंस मॉडल भी क्लियर है, एक्सपेक्टेशंस भी क्लियर है, लेकिन क्या नीतियां कंटिन्यू करेंगी या कुछ थोड़ा सा भी एप्रीहेंशंस है डॉक्टर हुसैन? क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को अप्रोच किया गया है लास्ट 10 इयर्स में, वो एक रीडिफाइंड इंडिया का, री एनर्जाइज्ड इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है। तो वो उसी तरह से रहेगा या आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा? या फिर आप बोलेंगे कि जो प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल में जो बयान दिया उससे साफ हो गया है कि रोड मैप क्लियर है, तो वही उसी रास्ते पे वो चल पड़ेंगे? देखिए, ये 2 फ्रंट पे हम फॉरेन पॉलिसी ले चल रहे हैं। एक तो हमारी नेशनल नीड्स क्या है, सिक्योरिटी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ट्रेड क्या है, फॉरेन पॉलिसी से कैसे ये गाइड होंगे,
दूसरी तरफ ये है कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो रहे हैं, वहां पे सिचुएशन कैसे चेंज हो रही है, उसके थ्रू हम ट्यून करेंगे। अगर मिडिल ईस्ट, यूक्रेन ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगी तो हमें कहीं ना कहीं यूक्रेन को लेकर अपनी पॉलिसी को समझना पड़ेगा फिर से। और दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक जो है बहुत ही ज्यादा टेंस होता है, तो वहां पर भी हमको समझना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम ये कंटिन्यूटी तो रहेगी। जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनका उसमें क्या रोल होगा? उनका तो कोई रोल नहीं, मैंने कहा ना वो डोमेस्टिक। हाँ, तो अगर वो कंटिन्यूटी या जो भी पॉलिसी का चेंजेस होगा वो तो मोदी सरकार कर रही होगी। हाँ, तो दबाव में आके नहीं करेगी, कोई प्रेशर नहीं होगा। दबाव सिर्फ चंद्रबाबू नायडू से आ सकता है कि गल्फ की पॉलिसी को हमवार करें, वहां के रिलेशन खराब ना हो, ताकि वहां के कामगार जाके काम करें। इनकी इकोनॉमिक जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है गल्फ के रिमिटेंसेस से और इन्वेस्टमेंट से। तो और गल्फ से इन्वेस्टमेंट हमारा और बढ़ेगा, ये हमारी फोकस पॉलिसी रही है। रही बात जो है यूएसए की, चाइना की, ताइवान की, ये सब एज इट इज रहेगा, प्रेशर हम नहीं लेंगे। लेकिन और यूएसए में भी शायद तय होगा कि किस तरह का इक्वेशन होगा, डिपेंडिंग ऑन उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। वहां पर भी चुनाव है नवंबर में, इंतजार कर लेते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी चर्चा पर हम फिर से आएंगे, क्योंकि सवाल ये है कि अगर कंटिन्यूटी पर एम्फेसिस है और कंसेंसस बार बार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो फिर आशंका क्यों? बहुत स्वागत है आपका, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। बिगेस्ट सिलेक्शन की कवरेज में आपका स्वागत है। हाउस द जोश? राम मंदिर का इशू यूपी में ही नहीं चला, फिरोजाबाद में सपा आगे है, मैनपुरी में सपा। 389 सीटों पर परिणाम पुशबैक आया है बीजेपी के लिए। मोदी जी टू टेक एवरीबॉडी अलॉन्ग। इस बार शायद अलाइज भी होंगे। और दूसरा डिफरेंस तो चंद्रबाबू नायडू ने किया। राजनीतिक तमाचा सबसे अच्छा मिला है वो परिणाम में मिला। कौन जिम्मेदार इसके लिए? बिल्कुल एक्साइटिंग चुनाव है और बीजेपी के लिए नई जमीन भी तैयार हुई है। जो सूखा है कांग्रेस के लिए वो कब खत्म होगा? बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है वो वापस लौट रही है। मोदी सरकार की ये हैट्रिक है और मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। नमस्कार, वेलकम टू एनडीटीवी। चुनाव मतलब एनडीटीवी। चुनाव मतलब सबसे बड़े चुनाव की सबसे शानदार कवरेज। चुनाव मतलब सबसे बेहतरीन चुनाव रिपोर्टिंग और एग्जिट पोल्स का साथ। मोदी सरकार की ये हैट्रिक है। चुनाव मतलब सबसे शानदार काउंटिंग कवरेज। अब देखिए कैसे बन रही है सरकार। तीसरी बार सरकार बननी तय है। शपथ ग्रहण समारोह की सबसे शानदार कवरेज। मोदी सरकार तीसरी बार एनडीटीवी इंडिया पर लगातार। नमस्कार, वेलकम टू एनडीटीवी। चुनाव मतलब एनडीटीवी। चुनाव मतलब सबसे बड़े चुनाव की सबसे शानदार कवरेज। चुनाव मतलब सबसे बेहतरीन चुनाव रिपोर्टिंग और एग्जिट पोल्स का साथ। मोदी सरकार की ये हैट्रिक है। चुनाव मतलब सबसे शानदार काउंटिंग कवरेज। अब देखिए कैसे बन रही है सरकार। तीसरी बार सरकार बननी तय है। शपथ ग्रहण समारोह की सबसे शानदार कवरेज। मोदी सरकार तीसरी बार एनडीटीवी इंडिया पर लगातार। निकला है लेके अपनी एक सवारी।
से प्रधानमंत्री बनेंगे और इसलिए अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी फ्रंट पर, क्योंकि यहां पर अमिताभ तिवारी खुद मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अमन चुग जी, पहले आऊंगी आपके पास। जो क्लैरिटी है दिख रही है, जो इन टर्म्स ऑफ सोशल पॉलिसी ड्रिवन जो एजेंडा रहा है उसमें भी क्लैरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज में भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी क्लैरिटी है, तो फिर ये डाउट क्यों हो रहा था? कहां पे रुकेगी? अगर बात अटकेगी तो कहां पर? ये तो डोमेस्टिक इश्यूज में क्यों इतना ज्यादा अपोज करेंगे? अगर जो दोनों पार्टीज को किसी को एक स्पेशल पैकेज चाहिए, दूसरे को स्पेशल स्टेटस चाहिए, वो भी मिल सकता है। अपने राज्य की बात कर रहे हैं वो। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी दिक्कत आनी चाहिए, बिकॉज हिंदुस्तान का पहली बात तो फिस्कल डेफिसिट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वेल अंडर कंट्रोल है। मुझे हालांकि इकोनॉमिक पॉलिसी में जहां आप पैकेज की बात कर रहे हैं बिहार या आंध्रा के लिए, मैं शायद इसमें थोड़ा कनेक्टिंग पॉइंट देना चाहूंगा। हम जो मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी में जो यूएस एज अ इकोनॉमी है उसका डाउनफॉल क्लियर कट दिख रहा है, जिसके कारण जो यूएस के जो कागज थे, यूएस ट्रेजरीज, वो वर्ल्ड का कोई कंट्री सब्सक्राइब नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग चाइना, जापान, रशिया वगैरह, कईयों को सैंक्शंस लग गए। उसके कारण यूएस की हेजेमनी टूट रही है, जिसके कारण जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ने एक चीज जिक्र करी, मैं उसको एक साथ में एड ऑन करना चाहूंगा कि सोशल सिक्योरिटी जो सऊदी को मिली थी यूएस ने, जो एक तरह से ऑयल सिक्योरिटी प्रोग्राम, यानी कि ऑयल के बदले डॉलर में बिलिंग होगी, वो अब बैकडोर से सऊदी रशिया के गैंग में जा चुका है, जो कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिक्स का बोलबाला, और इसके कारण मिडल ईस्ट में एक तरह से टेंशन और बढ़ेगी। यहां पे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे जो बिग ब्रिक्स की जो कॉमन करेंसी जो इवॉल्व करेंगे वो कमोडिटी बैकिंग के साथ होगी। इसका मतलब ये महंगाई बहुत तेजी से वर्ल्ड में बढ़ेगी, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में। तो यानी इकोनॉमिक पॉलिसी में जो चैलेंज रहेगा वो हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से नहीं रहेगा, मगर मेरे को इंक्लूसिविटी इस तरीके से बढ़ानी पड़ेगी कि जो ग्लोबल जो हमारे लोग, रीडिंग ये है, मैं आऊंगी आपके पास अमिताभ जी, कि इस मैंडेट का इंडिकेशन है कि रूरल डिस्ट्रेस है, तो क्या पॉलिसी करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी? और आप इलॉन मस्क का ये कहना, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया प्रधानमंत्री को और कहा कि मैं आ रहा हूं, तो वो उसको भी किस तरह से देखते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले उनके आने की बात थी, उसके बाद वो बैक ऑफ कर गए थे। देखिए नहीं, रूरल डिस्ट्रेस या एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस कोई एक नेशनल नैरेटिव नहीं है इस चुनाव का। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में 29/29 नहीं आती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा भी लार्जली रूरल है आज की डेट में। तो लोकल चुनाव था काफी। ऑफ कोर्स रूरल डिस्ट्रेस, एग्री डिस्ट्रेस जहां जहां प्ले कर पाए उसने किया है। देखिए फोकस तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे ही रहने वाला है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से क्या होता है कि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार रहने वाला है। अब बात आ जाती है कि भाई सोशल जस्टिस की जब बात है तो हमको ध्यान होगा कि जो पीएम किसान निधि है वो 5 साल से 6,000 पे है। इस बजट में भी, इंटरिम बजट में उसको बढ़ाया नहीं गया था। तो इस बार शायद मुझे वो एक अमाउंट लगता है कि इस बार हो सकता है फोकस में आ जाए, क्योंकि अब जो अभी 3 राज्यों में चुनाव, 3 राज्यों में चुनाव है, 3 राज्यों में चुनाव है, तो ये एक हो सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ विथ वेलफेयर ये एक फोकस रहने वाला है सरकार का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से जो पॉलिसी है मोदी गवर्नमेंट की, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इनकम कंजम्पशन सब पे होता है, उस पर फोकस कंटिन्यू रहने वाला है। तो ज्यादा अपहीवल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अपीवल होगा। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स और ट्वीक्स होंगे, देखिए दैट इज पार्ट ऑफ कोएलिशन एरा, वो रहेगा। बट जिस पटरी पे भारत चल रहा है, पूरे विश्व को जो उम्मीद है कि भाई भारत एक ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल ग्रोथ में, वो मेंटेन रहने वाला है। और जो राजनाथ जी ने कहा कि इनके लिए कोएलिशन का मतलब कमिटमेंट है, कंपल्जन नहीं, शायद वही डायरेक्शन होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर स्टूडियो में सिद्धार्थ यादव, नीरज मिश्रा जी, सत्यप्रकाश जी, अमिताभ तिवारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और अमन चुग। कल ओथ सेरेमनी है और उस पर हमारी निगाह टिकी रहेगी, क्योंकि